हिंदी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन। मजूमदार ने मंच से उप प्रधानमंत्री को दे दी चेतावनी। उप प्रधानमंत्री की गाड़ी की बोनट पर छात्र चढ़ गए और पहला गोला जो है वो मजूमदार के ये कनपट्टी पर लगा, लेकिन बीएचयू के ही नहीं बल्कि संपूर्णानंद, यूपी कॉलेज, विद्यापीठ और हरिश्चंद्र के छात्र सड़क पर उतर गए। छात्र अंग्रेजी में लिखे फ्लैक्स, होर्डिंग फाड़ने लगे। कई राज्यों में आंदोलन का असर होने लगा। मिलिटेंट आंदोलन, बहुत बड़े कठोर और बड़े अग्रेसिव आंदोलन, बड़े आक्रामक। छात्रों ने कई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। छात्रों ने पुलिस पर इतने पत्थर चलाए कि वो भाग गई। शिवाला रत्नाकर उद्यान पर एक गोली भी चली थी और उस गोली से एक विद्यार्थी घायल भी हुआ था। छात्रों को घेरकर पुलिस लाठीचार्ज करने वाली थी कि सबसे बड़े गुरु आ गए। यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल रूम में घुस गए मजूमदार। मैं समझता हूं कि ये आंदोलन हिंदी लाओ के नाम पे नहीं ऊपर से की गई, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था अंग्रेजी हटाओ। दक्षिण भारत में फैला दिया गया भ्रम। जॉर्ज, मधुलिमेयर और अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी पार्टी के अंदर ही लड़ रही थी। मूलतः पार्टी का। और फिर देश भर में छात्र संघ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कराइए। शुरुआत ऐसे हुई कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का आगमन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के मल्टीपर्पस हॉल में हुआ। उन्हें सुनने के लिए हॉल में हजारों की संख्या में छात्र और कर्मचारी इकट्ठे हुए। मंच पर मोरारजी देसाई के बगल में बैठे हुए थे तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मजूमदार। कार्यक्रम के बीच से ही मजूमदार ने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार अंग्रेजी को तब तक सहराज भाषा बनाने के लिए विधेयक लाने वाली है जब तक कि एक राज्य भी उसे मान्यता देता है और स्वीकार करता है। मंच से ही उप प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए देवव्रत मजूमदार कहते हैं, अगर सरकार अंग्रेजी को हमेशा के लिए सहराज भाषा बनाने वाला प्रस्ताव लाती है तो बीएचयू के छात्र न सिर्फ इसका विरोध करेंगे बल्कि देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के छात्र सरकार के ऐसे किसी भी फैसले को लेकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम छात्रों को अंग्रेजी थोपा जाना स्वीकार नहीं है। हम हिंदी को राज और राष्ट्रभाषा मानते हैं। हिंदी को महत्व देना भारत की प्रगति और उन्नति के लिए जरूरी है। इसलिए बीएचयू के छात्र सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करेंगे। देवव्रत मजूमदार की बात खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई मंच पर खड़े हुए और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बीएचयू के छात्र इसका विरोध करेंगे तो सरकार अपना काम करेगी। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। सरकार उस आंदोलन का मुकाबला करेगी और कानून व्यवस्था को किसी तरह से भंग करने की स्थिति नहीं बनने देगी। मल्टीपर्पज हॉल में जैसे ही सभा समाप्त हुई, सड़क पर मोरारजी देसाई की कार थी। उस कार की बोनट पर विद्यार्थी चढ़ गए, विरोध स्वरूप चढ़ गए, क्योंकि मोरारजी देसाई के उस टोन को, चेतावनी भरे लहजे को बर्दाश्त करने की स्थिति में यहाँ का विद्यार्थी नहीं था, इसलिए उनकी कार के बोनट पर चढ़ गए। खैर किसी प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो ये प्रोक्योरियर बोर्ड है उसके कहने पर मामला वहाँ शांत हुआ और वहाँ से मोरारजी देसाई कला संकाय के प्रांगण में किसी खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम का जो उद्घाटन करना था, लेकिन उनके पीछे पीछे नारेबाजी करते हुए छात्र जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक आए। बस इसी दिन छात्रों ने तय कर लिया कि अब वे इस विधेयक का विरोध करेंगे और विरोध ही नहीं करेंगे, इस विधेयक के खिलाफ जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। और इसके साथ ही बज गया आंदोलन का बिगुल। दरअसल जिस समय भारत के गृह मंत्री इस विधेयक को संसद में पेश कर रहे थे, उसी समय बीएचयू के कला संकाय और विज्ञान संकाय के बीच चौराहे पर देवव्रत मजूमदार के नेतृत्व में हजारों छात्रों की एक सभा हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि छात्र
आज से ही इस यूनिवर्सिटी में इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वो आंदोलन जिसे किसी ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन कहा तो किसी ने राजभाषा आंदोलन, किसी ने हिंदी आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन ऐसा बना जो आजाद भारत को एक नया रूप देने वाला रहा। छात्रों, युवाओं और छात्र संघों को इसने इतना ताकतवर बना दिया कि देश के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का छात्र संसद में जाने का सपना देख सका। छात्रों का कहना था कि ये आंदोलन हिंदी के सम्मान के लिए जरूरी है। यूनिवर्सिटी के छात्रों का हित इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उसी तारीख या यूं कह लें कि उसी समय से आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन छात्रों ने पूरे शहर में जुलूस निकाला। आंदोलन व्यापक हुआ और सिर्फ बीएचयू के ही नहीं बल्कि संपूर्णानंद, यूपी कॉलेज, विद्यापीठ और हरिश्चंद्र के साथ साथ गांव और देहात के लगभग सभी इंटर कॉलेज के छात्र इससे जुड़ गए और फिर शुरू हुआ प्रदर्शनों का लंबा दौर। छात्रों ने विरोध के रूप में सबसे पहले दुकानों पर जितने भी अंग्रेजी में लिखे फ्लैक्स, होर्डिंग, वॉल राइटिंग थी उसे निशाना बनाया। छात्रों ने इसे या तो तोड़ दिया या जला दिया या फिर उस पर कालिख पोत दी। यहाँ खास बात है कि पर जो अंग्रेजी में लिखे हुए नाम पत्र थे वो सब खुद दुकानदारों ने हटा दिए। और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुदौलिया से थोड़ा सा पहले हम लोगों का जब जुलूस था तो छतों से लोगों ने उस जुलूस पर फूलों की वर्षा भी की थी। इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ। और जब एक ही दिन में सभी नामपत्र हट गए तो फिर हुआ कि इस आंदोलन के प्रति सरकार। यहाँ एक और खास बात थी कि अलकतरा लगाने के लिए छात्रों को पैसे चाहिए होते थे, तो ऐसे में छात्रों ने आसान रास्ता चुना। जहां भी अंग्रेजी में कुछ दिखता उसे तोड़ देते। जैसे न्यूक्लियर बम फटता है तो चारों तरफ से एनर्जीज निकलने लगती हैं, उसी तरह इस आंदोलन से छात्रों का धड़का खुला। गांव के छात्र भी लड़ने के लिए निकल गए और मानो छात्रों को अपने अधिकार की, अपनी बात रखने की, छात्रों के हित में लड़ने की एनर्जी मिल गई हो। राम मनोहर लोहिया भी इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। उनका मानना था कि लोक भाषा के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। इसके लिए वे 1957 से ही आंदोलन कर रहे थे। बाद के कुछ साल में आरएसएस भी इस आंदोलन में शामिल हो गया। ऐसे में बीएचयू के छात्रों द्वारा आंदोलन शुरू होने पर अलग अलग विचारधारा के लोगों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिलने लगा। लेकिन अभी तक जो हो रहा था वो सब पहला चरण था। दूसरे चरण में छात्रों को इस आंदोलन को और व्यापक बनाने की जरूरत थी। यहाँ छात्रों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना था। ऐसे में आंदोलन के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों ने अगले दिन से रेल रोको अभियान की शुरुआत की। इसके तहत विद्यार्थियों का समूह कई गुटों में बट गया। कुछ छात्र कैंट स्टेशन, कुछ मुगल सराय स्टेशन तो कुछ काशी स्टेशन के लिए चले गए। बीएचयू सिंह द्वार से काशी स्टेशन तक छात्रों का एक समूह पैदल ही गया। वहां एक ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, तब तक उसके सामने कई छात्र बैठ गए। कुछ छात्र ट्रेन के इंजन पर बैठ गए। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान अंधेरा होने लगा। पुलिस ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज का प्रयास कर दिया। स्टेशन के कुछ कोनों में थोड़ी बहुत लाठी चार्ज भी हुई। पता चला कि कैंट रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें रोकी गई हैं। वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, कई छात्र घायल भी हुए हैं। काशी स्टेशन पर भी लाठीचार्ज में कई छात्र जो अपने को बचा नहीं पाए थे वो घायल हुए थे। इस प्रकार से रेल रोको अभियान और पुलिसिया लाठीचार्ज से इस आंदोलन को एक और गति मिली और इस आंदोलन को तेज करने में आप कह सकते हैं कि बहुत मदद मिली। शिवाला की घटना सबसे महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के संदर्भ में शिवाला के रत्नाकर पार्क की घटना काफी महत्वपूर्ण है। एक दिन पहले छात्रों का जुलूस बीएचयू सिंह द्वार से निकलकर लहुराबिर में लगी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति तक पहुंचा था। इसमें बनारस के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र शामिल हुए थे। वहां छात्रों की एक आम सभा भी हुई थी। लेकिन इसके अगले दिन छात्रों का जुलूस बीएचयू सिंह द्वार से शहर की ओर जाना चाह रहा था।
लेकिन शिवाला के रत्नाकर पार्क के पास डीएम और एसएसपी ने जुलूस रोक दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस के अधिकारी छात्र नेताओं से बात करना चाहते हैं और बातचीत के बाद ही पुलिस आगे जाने दिया जाएगा। अगले दिन हम लोगों का जुलूस शहर की ओर शिवाला होते हुए जाना चाहता था, तो शिवाला के पास एक रत्नाकर पार्क है, तो रत्नाकर पार्क पर डीएम और एसपी ने हम लोगों के जुलूस को रोक दिया और बहुत ही यानी पोलाइट होकर यानी विनम्र होकर पुलिस प्रशासन ने उस जुलूस को रोका और ये आश्वासन दिया कि हम लोग आपके छात्र नेताओं से बात करना चाहते हैं, तो बात करके ही वो जुलूस आगे जाने दिया जाएगा। तो एसपी ने अपील की हम लोगों को बैठ जाने की, नहीं बैठा कोई छात्र। डीएम ने भी अपील की, लेकिन कोई भी छात्र सड़क पर नहीं बैठा। लेकिन मजूमदार ने जब कहा कि आप लोगों का छात्र संघ का अध्यक्ष कह रहा है कि आप बैठ जाइए, क्योंकि डीएम और एसपी ने मजूमदार से रिक्वेस्ट किया कि आपके कहने पर ही छात्र बैठेंगे और हम लोगों की बातों को सुनेंगे। बैठ तो गए मजूमदार के कहने पर हम लोग, लेकिन जैसे ही यानी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मालूम हुआ कि वो बातचीत असफल हो गई है। और जब बातचीत असफल हो गई है तो वहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए और पहला गोला जो है वो मजूमदार के कनपट्टी पर लगा, लेकिन मजूमदार इतने लोकप्रिय थे कि जैसे ही गोला लगा वो करीब 15-20 छात्रों ने मजूमदार को घेर लिया और उनको उठाकर और गली गली के रास्ते से वो गंगा तट तक पहुंचा दिया और नाव पर बैठ गए। इस दौरान छात्र इधर उधर जहां भी रास्ता मिला भागने लगे। कुछ छात्र तो मजूमदार के साथ ही नाव से 80 घाट पहुंचे, तो कुछ छात्र रविंद्रपुरी वाले रास्ते से होते हुए पद्मश्री होते हुए बीएचयू गेट पहुंचे। कुछ छात्र सीधे भदैनी 80 होते हुए बीएचयू की तरफ गए। कई रास्ते से होते हुए छात्र बीएचयू गेट पर पहुंच चुके थे और उनका छात्र संघ का अध्यक्ष यानी कि मजूमदार भी बीएचयू गेट पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही छात्रों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा ले लिया और पथराव शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। वो दौर ऐसा था जब पुलिस बीएचयू गेट के अंदर बिना परमिशन के नहीं आ सकती थी, तो पुलिस गेट के बाहर से ही कार्रवाई कर रही थी और छात्र गेट से। इस बीच जैसे जैसे अंधेरा होने लगा छात्र शांत हो गए और हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। शिवाला रत्नाकर उद्यान पर एक गोली भी चली थी और उस गोली से एक विद्यार्थी घायल भी हुआ था। अफवाह तो ये चली कि उस लड़के की मृत्यु हो गई है, लेकिन वास्तव में उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई थी, वो लड़का सिर्फ घायल ही हुआ था। गोली पुलिस की तरफ से चली थी? हाँ, पुलिस की तरफ से ही गोली चली थी। रत्नाकर पार्क वाली घटना जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी ने छात्रों को बहुत आंदोलित किया। इसका असर गांवों में भी हुआ। मजूमदार ने अपील की कि हर इंटर कॉलेज और कॉलेज के छात्र हिंदी को बचाने के लिए आगे आएं। इसके बाद उन्होंने छात्रों के साथ मीटिंग करके तय किया कि अब आंदोलन को देहात की तरफ मोड़ना है, जिसमें गांव के छात्र और युवा भी इस आंदोलन से जुड़ जाएं और आंदोलन का असर दूर दूर तक पड़ने लगे। दूसरी तरफ लाठीचार्ज और गोली को लेकर छात्रों में आम सहमति थी कि पुलिस से बदला लेना है। ऐसे में छात्रों ने एक प्लानिंग की, जिसके तहत ये घोषणा हुई कि छात्रों का जुलूस विश्वविद्यालय के चहारदीवारी से होते हुए नरिया सुंदर बगिया से होते हुए डीएलडब्ल्यू की तरफ और वहां से गांव में घुसेगा और अपनी बात रखकर प्रचार करेगा। इसे छात्रों ने खूब प्रसारित किया, जिसका सबसे बड़ा मकसद था कि इसकी सूचना पुलिस को लग जाए। और फिर छात्रों ने बनाई खतरनाक रणनीति। पुलिस छात्रों की इस योजना को ठीक ठीक समझ नहीं पाई। पुलिस अपने स्तर से जुलूस को रोकने की तैयारी करने लगी, लेकिन छात्रों की तो कुछ और योजना थी। छात्रों की ये योजना थी कि जैसे ही जुलूस आगे बढ़ेगी तो पुलिस उसे रोकने के लिए आ जाएगी और अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। बस इसी दौरान हमें बदला लेने का मौका मिलेगा। छात्र अपनी अगली प्लानिंग के अनुरूप एक ग्रुप में सर सुंदरलाल अस्पताल के आगे, जहां से उस समय नर्सिंग हॉस्टल शुरू होता था, उसकी चहारदीवारी से लगायत पोस्ट ऑफिस वाले गेट तक लाइन लगाकर खड़े हो गए। उनके पास
ढेरों प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भरा था और काफी मात्रा में ईंट पत्थर थे। दूसरी तरफ छात्रों का एक छोटा ग्रुप जुलूस को लेकर आगे बढ़ेगा। योजना के मुताबिक छात्रों से कहा गया था कि छात्रों का दूसरा दस्ता जैसे ही पुलिस को डिस्टर्ब करेगा, जुलूस में शामिल छात्र वहां से भाग निकलेंगे और फिर बदले की शुरुआत होगी। पुलिस काफी संख्या में थी और जैसे ही छात्रों के जुलूस के बाहर पुलिस आगे बढ़ी, अब वहां से नर्सिंग हॉस्टल से लेकर और केंद्रीय विद्यालय और पोस्ट ऑफिस गेट तक जो छात्रों का समूह था वो पत्थरबाजी, अंदर से पत्थरबाजी करने लगा और पत्थर उधर से पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने लगी, क्योंकि लाठीचार्ज करने का तो कोई तुक नहीं था। वो अंदर आंसू गैस का गोला ही, वो फायरिंग भी नहीं पुलिस कर सकती थी क्योंकि विश्वविद्यालय की चारदीवारी तो बहुत ऊंची है, तो केवल एकमात्र आंसू गैस का गोला ही पुलिस के सामने वो बचा था। तो उधर से आंसू गैस के गोले जैसे ही आते थे, विद्यार्थी जो है उसको जो प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भरकर रखा गया था उसमें तुरंत रखकर बुझा दिया करते थे। ये बड़ा ही मनोरंजक, बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक ये घटना थी। और वहां तक पुलिस को यानी मार खानी पड़ी और मुझे ठीक से याद है, मैं बहुत ही गारंटी के साथ कहता हूं कि यानी अंधेरा होते होते ये जो सुंदर बगिया का क्षेत्र है और पुलिस जो है उस सुंदर बगिया के क्षेत्र में इकट्ठा हो गई और पुलिस ने कोशिश की कि कैसे अब छात्रों को जीता जाए। लेकिन उस दिन तो पुलिस को भागते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, विद्यार्थियों के उस और फिर छात्रों को बचाने आ गए उनके असली गुरु। इसके अगले दिन छात्रों का जुलूस डीएलडब्ल्यू और गांव की तरफ आगे बढ़ गया। छात्र आगे बढ़ते जा रहे थे, वे नारेबाजी कर रहे थे। कई गांव के बीच एक खेत था जिसमें कोई भी फसल नहीं हुई थी, खेतों की हाल ही में जुताई हुई थी। उस खेत से जैसे ही छात्रों का जुलूस बीएचयू की तरफ आने लगा तो वहां पुलिस पहुंच गई और छात्रों को घेर ली। पुलिस और छात्रों के समूह के बीच दूरी बहुत ही कम 20 मीटर रह गई। छात्रों को लगा कि आज तो पुलिस घेर कर लाठीचार्ज कर देगी और एक दिन पहले का बदला ले लेगी। सबकी सांसें तेज चल रही थी। छात्रों का जुलूस तेजी से आगे बढ़ रहा था और जितनी जल्दी हो बीएचयू कैंपस में पहुंचने का प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ पुलिस घेरेबंदी करके पोजीशन ले चुकी थी। उसकी कोशिश थी कि जुलूस को घेर कर छात्रों पर इस तरह से लाठीचार्ज किया जाए कि एक भी प्रदर्शनकारी बचकर न निकल पाए। छात्रों और पुलिस के बीच कुछ ही फासला रह गया था कि तब तक कुलपति प्रोफेसर अमरचंद जोशी और रेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की गाड़ी प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। छात्रों ने जैसे ही कुलपति और रेक्टर को देखा तो वे उनके पास जाकर खड़े हो गए और छात्रों को एक बड़ी राहत मिली। कुलपति ने पुलिस को हिदायत दी कि जब तक हमारे सभी छात्र यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर नहीं चले जाते, पुलिस को आगे नहीं बढ़ना है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी संस्था के छात्रों के लिए कितना रोमांचक अवसर होगा। छात्र बीएचयू की चारदीवारी के अंदर जब तक पहुंचे अंधेरा हो गया था। वहां पहुंचकर छात्रों की जान में जान आई। इसके बाद छात्रों ने धन्वंतरी हॉस्टल के चौराहे के पास एक सभा भी की। छात्रों के आंदोलन का असर सरकारों पर होने लगा था। ऐसे में उस समय के राज्य मंत्री कृष्ण बहादुर मिश्र, जो कि बीएचयू लॉ स्कूल से ही पढ़े थे, उन्होंने छात्रों से बात करने का प्रस्ताव भिजवाया। इसके जवाब में देवव्रत मजूमदार ने कहा कि जब तक वे अपनी सरकार से इस्तीफा नहीं दे देते, हम बात नहीं करेंगे। वो एक ऐसा दौर था जब न सिर्फ छात्र नेताओं की अपनी हैसियत होती थी, बल्कि वे उसे बरकरार रखना भी जानते थे। और दूसरी तरफ नेताओं में मानवीय संवेदना थी। मंत्री जी ने अपना इस्तीफा कागज पर लिखकर मजूमदार के पास पहुंचवा दिया। इसके बाद उन्हें छात्रों के बीच आकर बोलने का मौका दिया गया। इन चीजों से हिंदी आंदोलन का न सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि उसे कई राज्यों में समर्थन मिलने लगा। यूपी कॉलेज की घटना। एक और घटना यूपी कॉलेज में घटी। उस समय कहा जाता था कि यूपी कॉलेज में राजाओं और जमींदारों के घरों के बच्चे पढ़ते हैं। राजनाथ सिंह वहां के प्रिंसिपल थे। ये बीजेपी वाले मौजूदा राजनाथ सिंह नहीं, ये दूसरे थे। इतने कड़क थे कि उनके चैम्बर में अध्यापकों को भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी।
लेकिन बीएचयू के छात्रों की ताकत देखते हुए वहां के कुछ छात्र मजूमदार के पास आए और कहे कि सर, छात्रों का जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, चाहते हैं कि यूपी कॉलेज में भी छात्र संघ हो। मजूमदार बिना किसी से पूछे यूपी कॉलेज में राजनाथ सिंह के चैम्बर में घुस गए। राजनाथ ने मजूमदार से कहा, यहाँ छात्र संघ की जरूरत नहीं है। तो मजूमदार ने कहा कि छात्र संघ की जरूरत हर कॉलेज में है। बिना छात्र संघ के छात्रों को अपने अधिकार के लिए लड़ने की चेतना नहीं आएगी। राजनाथ ने कहा कि आज तक मुझसे किसी ने इस टोन में बात नहीं की। मजूमदार ने कहा कि जमाना बदल गया है, आप स्वतंत्रता के बाद के भारत में हैं। राष्ट्रशाही और तानाशाही अब नहीं चलेगी। आप इसे नहीं लागू कर सकते तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। इसके बाद समझदारी दिखाते हुए राजनाथ ने छात्र संघ लागू कर दिया। दिल्ली पहुंचे मजूमदार के साथ छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था। उस दौर में सरकार भी अंतर्विरोध में थी। इंदिरा गांधी पार्टी की अंदरूनी राजनीति और सिंडिकेट से जूझ रही थी। ऐसे में बहुत से नेता हिंदी के पक्ष में अपने बयान जारी कर रहे थे। जॉर्ज और मधुली भी लगातार बोल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी मौका मिल गया था और जनसंघ इसमें अपनी जमीन तलाश रही थी। इसका असर यह हुआ कि जनसंघ के लगभग सभी नेता हिंदी के पक्ष में बोलने लगे। सरकार के अलावा ज्यादातर विपक्षी दल हिंदी के पक्ष में थे। लेकिन यहाँ वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, यानी कि दक्षिण भारत में भ्रम फैल गया। दरअसल दक्षिण भारत में इस तरह का भ्रम फैलाया गया कि आपकी अपनी भाषा और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को आपके राज्य में भी लागू कर दिया जाएगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। समाजवादी और दूसरे लोग ये चाहते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो, हर प्रांत अपनी अपनी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दे। छात्रों की मंशा थी कि प्रांतीय भाषा आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोगों ने प्रचारित किया कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये लोग हिंदी को आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस तरह का आंदोलन तेज हो गया। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया और हिंदी को प्रशासनिक परीक्षाओं में वरीयता देने की अफवाह फैलाई जाने लगी। तमिलनाडु में इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ और फिर पूरे देश में यह आंदोलन अलग अलग स्वरूप में फैल गया। तो इसमें वो उनका विरोध हो जाता था, लेकिन दुनिया ने जो बात कही थी इसमें वो यही था कि अंग्रेजी हटाकर देशी भाषाओं को चलाया जाए। देशी भाषा में हिंदी भी है, बांग्ला भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, मराठी भी है, पंजाबी भी है, सारी भाषाएं कन्नड़ है। तो ये देश में चले देशी भाषा कुछ इस तरह का नारा था, याद नहीं। ये भाग भी था कि उत्तर भारत में सफर कर रहे हैं। उत्तर भारत में बड़ा मिलिटेंट था और बड़े कठोर और बड़े अग्रेसिव आंदोलन, बड़े आक्रामक आंदोलन। इसका उल्टा नतीजा दक्षिण भारत कि वो भी आक्रामक ढंग से हिंदी विरोध किया। तो जो अंग्रेजी हटाओ। इसी दौरान ये चर्चा फैली कि दिल्ली पहुंचे देवव्रत मजूमदार और उनके साथियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। बीएचयू में छात्र और आंदोलित हो गए। इन्हीं सबको देखते हुए यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। ये वो दौर था जब यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद होता था तो इसका मतलब कम से कम 1 महीना बंद होता था। बंदी के बाद यूनिवर्सिटी खुलती थी तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, फिर 10 दिन के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर साइंस कॉलेज, फिर विमेंस कॉलेज और सबसे अंत में आर्ट्स और सोशल साइंस के कॉलेज खुलते थे। यानी कि इसी बंदी के साथ ये आंदोलन एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन इसके कई हासिल भी हैं। ये वो दौर था जब बीए में 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, 3 ऑप्शनल और 3 कंपलसरी। कंपलसरी में एक जनरल एजुकेशन होता था। इसका मतलब कि किसी दिन पॉलिटिकल साइंस, किसी दिन इकोनॉमिक्स, किसी दिन साइंस के प्रोफेसर आते थे। इंग्लिश का भी क्लास चलता था। छात्र एक सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी लैंग्वेज ले सकते थे। इंटरमीडिएट में जिसकी हिंदी है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर उसे नहीं लेता था। आमतौर पर लोग अंग्रेजी लेते थे। तो इस आंदोलन का एक परिणाम ये निकला कि छात्रों को 6 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। अनिवार्य रूप में सिर्फ एक भाषा पढ़नी होती थी और उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता एकदम से खत्म कर दी गई। इसके साथ ही 3 ऑप्शनल को मिलाकर 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी पड़ी। छात्रों ने इसे भी इस आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा। इस आंदोलन की एनालिसिस में जाएं तो हम ये पाते हैं कि लेकिन ये था कि अंग्रेजी को हटनी चाहिए
लेकिन अंग्रेजी हटाओ पर आग्रह बहुत ज्यादा लोहिया की तरफ। और दूसरा था कि जो लेफ्ट की पार्टी खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी, उनके सामने एक मॉडल था, वो था सोवियत। सोवियत मॉडल में ये हुआ था कि सोवियत यूनियन भी बहुत बड़ा और आज टूट गया है, टूट गया। उसका जो एशियाई हिस्सा है वो बिल्कुल कट गया, और जैसे हम कहते हैं यूरोप में स्लाविक हिस्सा, स्लाव वो लोग रह गए हैं, उसमें भी टुकड़े हो गए हैं। यूक्रेन अलग जगह पर है और रशिया। लेकिन इतने टूटन के बाद भी आज भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो रूस में जब अक्टूबर क्रांति हुई तो वहां ये सब प्रश्न बहुत मजबूती से उठे, भाषा के प्रश्न, और इन सब इलाकों में जहाँ रूसी लोग नहीं, जिनको जार ने इन पर विजय प्राप्त कर ली थी और गुलाम बना दिया था, उनको उससे जोड़ दिया, तो इनकी आजादी का प्रश्न है। इसलिए वहां पर जो संविधान बना उसमें दो चीजें की गई। तो संविधान में एक चीज तो ये थी कि रूस में जो भी जो सोवियत यूनियन बना, सोवियत यूनियन के बाद में बना, 17 में क्रांति हुई, सोवियत यूनियन एक दिन में नहीं बना, मुझे याद नहीं आ रहा, 25 से 26 के बाद सोवियत यूनियन बना। उसको 7-8 साल लग गए उस देश के बनने में, सब लोग शामिल हुए, और उसकी भी एक बहुत अलग कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन उसमें दो चीजें डुबाव कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया है। एक तो जितनी भाषाएं इस नए सोवियत यूनियन बनाई जाती है, सोवियत यूनियन का मतलब भी अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन है मतलब ऐसे गणतंत्रों का समूह जो इकट्ठा है। तो गणतंत्र थे सब, बाकी लोगों में गणतंत्र, पाकिस्तान में गणतंत्र, ताजिकिस्तान में गणतंत्र, बेलारूस में गणतंत्र, यूक्रेन में गणतंत्र। तो उन सब की भाषाओं को उन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, बाकी ये नहीं नेशनल है, और इसको पढ़ाई लिखाई हुई, बल्कि उन्होंने इतना तक किया कि बहुत सारी भाषाओं में भाषा तो थी, बोल सकते थे, लेकिन लिपि नहीं, स्क्रिप्ट नहीं। तो उन्होंने बाकायदे स्क्रिप्ट विकसित किया, स्क्रिप्ट की बनानी की, लेकिन ये था कि जो कनेक्टिंग लैंग्वेज वो रूसी था। हाँ, गुलजार शाही के जमाने में था वो कनेक्टिंग लैंग्वेज रूसी था, लेकिन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया। ये मॉडल जो था, एक कहानी थी, ये लेफ्ट सर्कल में बहुत स्वीकृत थी, और हम हमारे यहाँ भी ख्याल था, और वो से बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं गए कि ये सारी भाषाएं जो हुई देश की भाषाएं और सिर्फ इतना पड़ता था कि बाकी लोग कहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता या रिलेटिवली कोऑर्डिनेशन के लिए अंग्रेजी जरूरी है, चले, लेकिन धीरे धीरे हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसको प्रोविंशियल लैंग्वेज का डेवलप हो जाए। तो ये गलत नहीं होगा, आप पहले तब नहीं। यहाँ मैंने प्रोफेसर मलिक से इस आंदोलन को लेकर उनकी समझ क्या कहती है, इस पर भी सवाल किया। सुनिए उनका जवाब क्या है। हमारी अपनी बिल्कुल से व्यक्तिगत साझेदारी, व्यक्तिगत हिस्सेदारी वो ये थी कि मैं अपनी क्लास में देखता था कि हमारे पूर्वांचल के विद्यार्थी जो आते हैं क्लास में, हमारे कॉमर्स में देखिए, मैं पढ़ता था, कॉम में पढ़ता था, इत्तेफाक से ये कॉमर्स विषय ऐसा था कि जिसमें शहर के अच्छे दुकानदार और ठीक ठाक लोग पढ़ने आते थे, और एक हिस्सा उसमें समझ लीजिए कि 40% हिस्सा उसमें गांव से होता है। तो मैं देखता था कि ये गांव के लोग भी और हमारे भी लोग अंग्रेजी में बहुत कठिन बातें हैं कि अंग्रेजी में कैसे, हमारे कोर्सेज ज्यादातर अंग्रेजी में, स्वाभाविक हिंदी के टेक्स्ट बुक्स नहीं, तो अंग्रेजी में लिखने में, अंग्रेजी में जवाब देने में, हम करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने महसूस किया कि अंग्रेजी हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल है, एक बाधक तत्व,
और इसकी जगह पर अगर हिंदी हो या जो भी लोग भाषाएं जहाँ की वो ज्यादा काम है, उसमें जल्दी पढ़ाई लिखाई होगी, जल्दी वो समझ होगी। और ठीक है अंग्रेजी में हो जाने तो वो कारण था मेरा। मैंने जो देखी अपने क्लास में अपने साथियों में जो बेहोशी देखी अंग्रेजी में, वो हमको प्रेडिक्ट किया अंग्रेजी हटाओ। तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में शामिल हुआ मैं, और ये अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो है एक उसे अंग्रेजी में वाइल्ड फायर, जंगली जो आग लगती है, लकड़ों में आग लगती है, तो जंगली आग की तरफ क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं आवश्यकता थी, इसकी एक जरूरत थी, इसीलिए ये यहाँ पर इमोशनल सवाल ही नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत भी थी। तो ये आंदोलन इलाहाबाद लखनऊ, क्योंकि इलाहाबाद लखनऊ क्योंकि समाजवादियों के गढ़ थे, के गढ़ थे, बड़े गरीबी लोगों के गढ़ थे, तो वहां पर भी गिरा। बनारस में थोड़ा इसलिए डीपर हुआ कि बनारस ईस्टर्न यूपी, बनारस का मतलब ईस्टर्न यूपी, तो इस अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के सिलसिले में इसके जिले जिले में अंग्रेजी हटाओ कॉलेज में, तो एक जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का जो सबसे बड़ा वो बाय प्रोडक्ट जो उसका जो नतीजा है ये हुआ कि खैर अंग्रेजी तो हटी ही रही थी, हटेगी भी और हटी भी। खैर आज की तारीख में बहुत लोग हमको गाली भी देते हैं, साहब आप लोगों ने अंग्रेजी जो हटवा दी तो हम लोग उसका और नहीं कर पाया और हम अंग्रेजी की बड़ी जरूरत पड़ गई, तो हम लोग तो बेकार हो गए। आप लोग क्या अंग्रेजी को साथ तो रिवॉल्यूशन के बाद तो अंग्रेजी मस्त हो गई है। तो लेकिन ये है कि एक इसका फायदा ये हुआ कि स्टूडेंट मूवमेंट, विद्यार्थियों का आंदोलन पूरे उत्तर भारत में, और ये चीज आजादी की लड़ाई में भी शायद इतना नहीं बन पाया था जितना इस बार। ये बहुत बड़ी लड़ाई, बड़ी डीप लड़ाई, छोटे छोटे कस्बों में भी स्टूडेंट यूनियन बनने लगे, आज चल रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ा। और दूसरा भाषा आंदोलन का कंट्रीब्यूशन ये था कि कम से कम फॉर्म में और टेक्स्ट बुक्स में और इम्तिहानों में जो स्थानीय भाषाएं थी वो भी, जैसे उत्तर भारत में बाई एंड लार्ज तो हिंदी में क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ते थे, उसमें कठिनाई भी होती थी, अंग्रेजी का बनाते थे, तो ये सब चीजें बनी कि दोनों की पैरेलल चलती। क्लासेस भी हमारे यूनिवर्सिटी में बाकायदे डिवाइडेड हुई बाइलिंगुअल, ये हिंदी में भी क्लास होनी चाहिए, अंग्रेजी में भी, लेकिन जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये इसके कॉन्ट्रीब्यूशन थे। पहले सरकारी जो आदेश थे वो कभी भी हिंदी में नहीं आते थे, वो हिंदी में भी आने लगे, टाइपिंग होके हिंदी में भी आता था, हिंदी में भी, यहाँ तक कि डिग्री भी जो आती थी वो भी अंग्रेजी में भी हिंदी में, दोनों भाषाओं में। तो ये कुछ उसके अचीवमेंट्स थे, और उससे बड़ा अचीवमेंट था कि एक पॉलिटिकल इस पॉलिटिकल मूवमेंट में साझा दो पार्टियों का सबसे बड़ा, तो सोशलिस्टों का, समाजवादियों का, क्योंकि लोहिया जी इसके सिरमौर थे। दूसरा इसमें भाजपाइयों ने भी अच्छा हाथ लगाया, जो उसमें व्यंजन थी वो भी हिंदी सपोर्टेड थी, बल्कि वो लोहिया जी से मैंने इसमें डिस्टिंग्विश किया है, लोहिया जी और उनका फर्क था, वो हिंदी लाओ तो कर चुके थे, इसका मतलब तमिल लाओ नहीं है, लोहिया जी से हिंदी भी लाओ, तमिल भी लाओ, तेलुगु भी लाओ। तो ये एक जिसे कहते हैं कि इसमें दो तरह की बनी और इसका अच्छा खासा पड़ा। तीसरी बात जो अंग्रेजी हटाओ
इस पूरे आंदोलन के हीरो बनकर उभरे देवव्रत मजूमदार। उन्होंने इस देश में छात्र संघों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। छात्र संघों को हिंदी पट्टी के गांव-गांव में पहचान दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा। बीएचयू छात्र संघ और छात्र नेताओं की जब जब बात होगी तो देवव्रत मजूमदार लगभग हर जगह मौजूद होंगे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके भाषणों में ऐसी ताकत थी कि मुर्दे में भी जान डाल दे। इस सीरीज के सबसे अंत में यानी करीब 12वें एपिसोड में सिर्फ उनकी राजनीति पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।